हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करेंगे क्लास 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर को हम आज कंप्लीट कर देंगे। वैसे ही चैप्टर पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका है, पर स्टूडेंट्स की तरफ से ये बोला जाता है कि इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आते हैं, इसके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, वो चैप्टर में हमने जो पढ़ा है उससे डिफरेंट है। आप लोगों को ये क्वेश्चन मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि इन्हें आपको थोड़ा सोचना और समझना पड़ता है। तो आज हम सिर्फ इस चैप्टर से आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो इस चैप्टर की प्रश्नावली है, अभ्यास के प्रश्न, सिर्फ उन्हीं को ही सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ चैप्टर 1 के जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर जो जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन एक, सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दो अभिक्रियाएं आपको दी हुई हैं। पहली अभिक्रिया है सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड। ओके, इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस हो गई है। ऑक्सीजन गैस है, सोडियम जो है ठोस अवस्था में इसमें प्रयोग होता है, और सोडियम ऑक्साइड जो बनता है ये भी ठोस होता है। इनके नीचे नाम लिख देंगे। ये सोडियम धातु है। ये काम स्टूडेंट्स आपको करना ही करना है। ये ऑक्सीजन हो गई, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, एक और अभिक्रिया लिखी हुई है। वो अभिक्रिया है CuO प्लस H2। इस अभिक्रिया को हम पढ़ चुके हैं। Cu कॉपर प्लस H2। ठीक है, इसमें कॉपर ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में, उसके बाद कॉपर सॉलिड स्टेट में प्राप्त होता है और जल हमें लिक्विड स्टेट में प्राप्त होता है। ठीक है, नाम लिख देंगे। ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन गैस है, कॉपर एवं जल। ये कॉपर की धातु है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हमसे? क्वेश्चन पूछा हुआ है किन अभिक्रियाओं में उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ आपको ढूंढना है। कौन से पदार्थ का उपचयन हुआ है, कौन से पदार्थ का अपचयन हुआ है। तो उपचयित और अपचयित पदार्थ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपको उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि उपचयन और अपचयन क्या प्रक्रिया होती है। तो हमने उपचयन और अपचयन जो प्रक्रिया पढ़ी थी उसमें ये देखा था ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का ह्रास। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है उसको हम उपचयन कहते हैं। जब वहाँ से ऑक्सीजन निकलती है तो उसमें हम अपचयन कहते हैं। यहाँ आप अभिक्रिया में देख रहे होंगे स्टूडेंट कि सोडियम यहाँ पर अकेला है और सोडियम के साथ जब उत्पाद बना है तो ऑक्सीजन जुड़ गई है, ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है, मतलब कि सोडियम का क्या हुआ है? सोडियम का उपचयन। ठीक है, उपचयित पदार्थ जो है इसमें सोडियम। ओके, और अपचयित पदार्थ इसमें कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जिससे ऑक्सीजन निकल गई हो। तो इस वाले पार्ट में हमारा जो आंसर होगा उपचयित पदार्थ जो है सोडियम है। ऐसे ही इस वाले पार्ट में आप बताइए मुझे, इस क्वेश्चन को तो हम काफ़ी बार कर चुके हैं। उपचयित पदार्थ बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है? ये हाइड्रोजन, इधर जाके इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, मतलब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? उपचयित पदार्थ हो जाएगा। और अपचयित पदार्थ मतलब किससे ऑक्सीजन निकल रही है? किससे ऑक्सीजन निकल रही है? देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो गई, सिर्फ कॉपर बच गया। तो किसका अपचयन हुआ? इस कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से पदार्थ से ऑक्सीजन निकली। अच्छा, एक और इसमें बात बताई थी कि हाइड्रोजन के आधार पर भी, तो जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है उसको हम, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है। तो हाइड्रोजन जुड़ी कहाँ पर?
यहाँ पर, तो मतलब ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का अपचयन। देखिए हाइड्रोजन जुड़ी कहाँ पर, यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का मतलब इसमें कह सकते हैं हम हाइड्रोजन क्या हो गया, उपचयन हो गया है, सॉरी। और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के साथ इसमें तो हाइड्रोजन नहीं जुड़ी है ना, तो हाइड्रोजन का जुड़ना हमने ये पढ़ा था कि जैसे उपचयन होता है, उपचयन में ऑक्सीजन का जुड़ना हम मानते हैं कि उपचयन हुआ है। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे हम उपचयन कहते हैं। ऐसे ही अपचयन जो होता है ऑक्सीजन का निकलना, तो हाइड्रोजन का जुड़ना। ये बातें हमने पढ़ी थी, इनको आपको ध्यान में रखना है। और ये आपका एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, आपको इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसी के बेसिस पर एक दूसरा क्वेश्चन है, इसी के आधार पर एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। मैं रिएक्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ। आज सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, जो जो आपने चैप्टर में पढ़ा है सिर्फ उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक अभिक्रिया आपको दे दी गई है PbO, पीबी को बोलते हैं स्टूडेंट्स सीसा बोलते हैं, या तो सीसा भी बोलते हैं, और उत्पाद में इस पर लेड भी बोलते हैं। तो पीबी मतलब लेड या सीसा कुछ भी बोल सकते हैं। ये कार्बन के साथ इसका संयोग होता है, तो यहाँ पर बनता है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन देखिए बैलेंस है नहीं है, यहाँ 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इनकी स्टेट्स भी लिख लेते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस रूप में। इनके नीचे नाम लिख देंगे, तो ये हो गया लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन है, ये लेड धातु है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो नाम जरूर लिखिएगा इनके नीचे। अब हमारे पास इसमें ये क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है थोड़ा दूसरा हो गया। अब इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 जो ऑप्शन दे रखा है इसमें कि सीसा अपचयित हो रहा है। हो रहा है। ठीक है, नंबर 2 ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, CO2 उपचयित हो रहा है। नंबर 3 ऑप्शन है कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। और नंबर 4 ऑप्शन है इसमें लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड को PbO लिख लेते हैं। अब आप ये बताइए मुझे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है इन चारों में से कौन सी बातें ऐसी हैं जो कि गलत हैं। तो यहाँ पर भी उपचयन और अपचयन से संबंधित क्वेश्चन है। पहली बात हमें समझ में आ गई कि उपचयन और अपचयन से संबंधित क्वेश्चन है। तो हम पहले ढूंढेंगे कि किस किस पदार्थ का उपचयन हुआ है, किस किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। तो ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं, शीशा की। तो अपचयन किसका हो रहा है स्टूडेंट्स, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ पर ये लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था और ये निकल करके अब अकेला ऑक्सीजन बन गया। तो ऑक्सीजन कहाँ से निकली, इस लेड ऑक्साइड से। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से निकली, लेड ऑक्साइड से। तो लेड ऑक्साइड अपचयित हुआ है, सीसा तो अपचयित नहीं हुआ है ना, है ना। लेड ऑक्साइड अपचयित हुआ है, मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये गलत है। बात समझ रहे हो, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है तो ये लेड बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन अकेला था और यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या अभिक्रिया होती है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया उपचयन। किसका उपचयन हुआ है, कार्बन का। तो कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है। तो हमें पता लग गया पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है और बाकी के 2 ऑप्शन जो हैं वो सही है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस अभिक्रिया को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और सीधे सीधे पूछा गया है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है।
क्या ये हमने जो अभिक्रिया पढ़ी है 4 प्रकार की, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन, उसमें से ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है? तो मैं अभिक्रिया लिख लेता हूँ, आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, नाम लिख लेते हैं इनके नीचे। ये आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम धातु है, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। क्वेश्चन है कि ये चारों प्रकार में से कौन से प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ आयरन है और यहाँ पर आयरन अकेला हो गया है, यहाँ पर एल्यूमिनियम अकेला था और यहाँ पर ये ऑक्सीजन की जगह पर आ गया है। मतलब क्या हुआ है, एल्यूमिनियम ने इस आयरन को हटा करके उसकी जगह पर खुद आ गया है। यह अभिक्रिया बैलेंस नहीं थी, इसको बैलेंस कर लिया। तो क्या हुआ है, एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित करके इसकी जगह पर खुद आ गया है। तो मतलब ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया थी? ये थी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आसान है लेकिन लैंग्वेज चेंज है। लैंग्वेज चेंज है तो आपको इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद सोच समझ के आपको यदि बातें दिमाग में आ जाती हैं तो आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको लोहे की और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लोह चूर्ण के ऊपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है, मतलब लोहे की और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन करानी है। जब आप लोहे की और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन कराएंगे तो आयरन क्लोराइड बनेगा एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो आप इसमें सिर्फ इतना लिखेंगे, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस बनती है एवं आयरन क्लोराइड भी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, इनमें से मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन बता पाऊंगा क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो इनमें से 1-2 टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित कीजिए। पहले हमें उन्हें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा और फिर संतुलित करना पड़ेगा, या फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा होगा। ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 उसका हम ए पार्ट कर रहे हैं अभी। ए पार्ट में लिखा हुआ है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसको हमको समीकरण रूप में लिखना है पहले। तो नाइट्रोजन को हम क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन हो गया N2, हाइड्रोजन से संयोग करता है मतलब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनाएगा, अमोनिया। तो अमोनिया आपको याद रखना है, अमोनिया होता है NH3। अमोनिया क्या होता है स्टूडेंट्स, NH3। नाम लिख देंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया। अब रिएक्शन बैलेंस कैसे, अब इसको संतुलित भी तो करना है। क्या ये संतुलित है, नहीं, इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर अकेला नाइट्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, तो अभिक्रिया जो है संतुलित नहीं है। अब इसे संतुलित करते हैं। पहले बताइए संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं ना। टेबल बनाने के बाद हम लिखते हैं, इसमें तत्व लिखते हैं। तो तत्व कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। अभिकारक में कितने नाइट्रोजन है, 2। उत्पाद में कितने नाइट्रोजन है, 1। अभिकारक में कितना हाइड्रोजन है, 2। उत्पाद में कितना हाइड्रोजन है, 3। ये इधर वाले अभिकारक हो गए और इधर वाले उत्पाद हो गए। तो अभिकारक में नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर उत्पाद हो गए। उत्पाद में नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। ये बातें तो हमने डिस्कस करी हुई है ना,
है, उत्पाद किधर होते हैं और अभिकारक किधर होते हैं, तो तीर के इस तरफ अभिकारक, तीर के उस तरफ उत्पाद। अब ये 1 है तो इसको 2 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई मैंने किधर वाले खाने में करी, उत्पाद की तरफ, उत्पाद की तरफ जहां पर नाइट्रोजन लिखा हुआ है। तो मतलब यहां ये अभिक्रिया जब मैं लिखूंगा अगली बार, तो जहां पर नाइट्रोजन लिखा हुआ है उसके साथ मुझे 2 भी लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ देखा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 और ये 2 बराबर बन जाएगा। अब दोबारा से चेक करते हैं, इसके बाद आप ऐसे टेबल बनाएंगे, लेकिन मैं जगह की वजह से और समय की वजह से इसको इसी टेबल में लिख रहा हूँ। आप फिर से टेबल बनाएंगे, फिर से टेबल बनाएंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिखेंगे, इधर काउंट करेंगे 2 नाइट्रोजन, इधर काउंट करेंगे 2 हाइड्रोजन, इधर काउंट करेंगे तो अब की बार 2 नाइट्रोजन इधर हो गए हैं, 2 1 जा 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने पड़ेंगे, तो इधर मुझे हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किधर किया, इधर किस तरफ, अभिकारक की तरफ, है ना, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, तो अभिकारक की तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया, कहाँ, हाइड्रोजन वाले खाने में। तो ये रही अभिक्रिया, इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 3H2। आप ये जो है स्टेप वाइज करते जाएंगे, जैसे मैंने सिखाया था आपको, जैसे समझाया था। अब चेक करते हैं कि कितने नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन हुए। तो अभिकारक में हो गए 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, उत्पाद में हो गए 2 नाइट्रोजन और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। तो अब ये समीकरण जो हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। हमारे पास जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो ये है। इसके नीचे आप नाम लिखेंगे इन पदार्थों का, और इसके नीचे आप लिखेंगे अमोनिया। अमोनिया पदार्थ है स्टूडेंट्स, इसका आपको सूत्र याद रखना है, अमोनिया होता है NH3। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम आगे की पार्ट से करते हैं, ठीक है। जैसे एक समीकरण रूप में लिखी हुई है अभिक्रिया, इसके बाकी के क्वेश्चंस आप कर लेंगे ना। मैं हाइड्रोजन सल्फाइड में यहाँ पे कुछ जो आपको पदार्थ लिखे होंगे उनका सूत्र आपको याद नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ पदार्थों के सूत्र, फिर आप इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए। फिर बैलेंस ही तो करना है, और बैलेंस हम स्टार्टिंग से काफ़ी कुछ सीखते हुए आ रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने एक दिन पूरा बैलेंसिंग सीखा था कि कैसे बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर लिखा हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र होता है वो होता है H2S, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, वायु लिखा होगा तो वायु की जगह तो आप सीधे ऑक्सीजन रखेंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2, सल्फर ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा तो SO3। ये बात ध्यान रखना, अभी आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है इसीलिए मैं लिखवा भी नहीं रहा हूँ। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, ये होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके बाद बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl2, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया AlCl3, ठीक है, AlCl3। उसके बाद और जो तत्व आपके पास लिखे हुए हैं, बेरियम सल्फेट हो जाएगा BaSO4, इसके बाद पोटेशियम आपको पता है K होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
KOH, ठीक है। हाइड्रोजन गैस H2 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस H2 हो गया, वायु का मतलब O2 हो गया। तो ये सारे पदार्थ आपके इस क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, इसके बाकी के पार्ट्स आप कीजिए, ये आपको पता या अगर नहीं होंगे तो मैंने बता दिए यहाँ पर। इन उत्पादों को आप इन पदार्थों को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सब शब्द रूप में लिखी हुई है समीकरण, तो आपको पहले उसको रासायनिक रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप से लिखी हुई है, उसको एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं हम, 7वें क्वेश्चन का। बाकी 6वां क्वेश्चन तो सिंपल है। 6वें क्वेश्चन में आपको समीकरण लिखी हुई है, आपको जस्ट उसको संतुलित करना है। तो हम 7वें क्वेश्चन का एक पार्ट करके देखते हैं। सातवें क्वेश्चन का एक पार्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसको यहाँ पर लिखते हैं, पूरा नहीं आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसके साथ है अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की जब करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट एवं जल। तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो ये अभिक्रिया आपको लिखी हुई है बुक में, क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो पहले तो आप इसका सूत्र रूप में लिखेंगे, समीकरण रूप में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। इसका एक नाम भी बताया था हमने, क्या नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, बुझा हुआ चूना, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हुई तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 चूना पत्थर कह लो इसे आप संगमरमर कह लीजिए, ठीक है। चाहे आप इसे चाहे आप इसे चौक कह लीजिए, जो चौक होती है ना लिखने वाली, कैल्शियम कार्बोनेट होगा उसका सूत्र, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और प्लस क्या बना साथ में, जल। तो जल हो गया H2O। इसे बैलेंस करना है तो पहले क्या करेंगे, वही टेबल बनाएंगे, इसमें तत्व लिखेंगे। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इतने सारे तत्व हैं इसमें, 1 2 3 4 तत्व हैं। इधर अभिकारक का लिखते हैं, इधर उत्पाद का लिखते हैं। मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ सारा काम। हमने जब रासायनिक अभिक्रिया समीकरण संतुलित करना सीखा था तो उस टाइम हमने ध्यान से किया था, वैसे ही करना है आपको, ठीक है। अभी क्या करेंगे, कैल्शियम कितना है इधर, 1 है, इधर कैल्शियम कितना है, 1। इधर ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट, देखिए 2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये कितने हो गए, 4। इधर ऑक्सीजन कितने, 3 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, 4। अभिकारक में देखिए अब हाइड्रोजन 2 1 जा 2, उत्पाद में देखिए 2 हाइड्रोजन है। कार्बन देखिए कितने इधर, तो कार्बन ये रहा 1 और इधर भी कार्बन ये रहा 1। तो सारी चीज़ें जो हैं वो संतुलित है, इसमें हमको इसमें कुछ भी संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, यह समीकरण संतुलित है, यह समीकरण संतुलित है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी कुछ तत्व आ रहे हैं तो आप
वो लिख पाएंगे। इसके बाद के क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं, कुछ तत्व हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूं यहाँ पर। जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड को बोलेंगे Ki, ठीक है। जो मैं देख पा रहा हूँ वो मैं लिख लेता हूँ। पोटेशियम आयोडाइड को बोलेंगे Ki, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा K2SO4। इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, AgNO3। इसके बाद जिंक ऑक्साइड ZNO एवं बेरियम क्लोराइड तो हमने ऊपर लिख लिया है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड KCl एटसेट्रा। तो इनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जैसे हमने जो डिस्कस करे थे कि श्वसन, एक क्वेश्चन है आपके पास, श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन में हमने देखा था कि श्वसन में होता क्या है, हम लोग जो गैसेस लेते हैं, जो भी जानवर हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जो ये गैस लेते हैं, इनका काम क्या होता है शरीर में विघटन करने का। जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन हो गया, हमें प्राप्त हुए हैं भोजन के पाचन से, उनको विघटन करना, उनको सिंपलर सब्सटेंस में। और जब ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के लास्ट में ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो इसीलिए हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं श्वसन को, क्योंकि श्वसन के बाद ही ये प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो इनको हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इनके समीकरण। अंतर मैं आपको बता देता हूं कि अंतर क्या है इसमें अंतर ये है कि आपको विस्थापन में एक तत्व का विस्थापन हो जाता है, द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अभिक्रियाएं लिखनी है इसमें। तो लगभग हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस हमने उस टाइम कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस आज कर लिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप जो पढ़ाया गया उसको ध्यान में रख करके और रिवाइज करके अगर क्वेश्चंस करेंगे तो आप कर पाएंगे। रिवाइज करने के लिए आज का लेक्चर और बाकी इस पूरे चैप्टर को आप DD उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पूरा चैप्टर मिल जाएगा। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।